Hello aspirants, we were solving center of mass questions from एच सी वर्मा बुक। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जेई मेंस और एडवांस के लिए। ठीक है, तो फिर हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 2 blocks of mass as 10 kgs and 30 kgs are placed along a vertical line. First block is raised through a height of 7 centimeter. What distance should the second mass be moved so to raise the center of mass by 1 centimeter? तो देखिए इसमें बोला है कि 2 ब्लॉक्स है मेरे पास, एक 10 kg का और एक 30 kg का। इसको एक वर्टिकल लाइन प्लेस कर दिया गया है और बोला गया है कि बाद में क्या कर रहे हैं हम कि 10 kg वाले ब्लॉक को 7 सेंटीमीटर्स ऊपर शिफ्ट कर दिया और जो 30 kg वाला ब्लॉक है उसको कितना शिफ्ट करे सच दैट जो मेरा ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है वो 1 सेंटीमीटर से ऊपर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, उसको ऊपर की ओर 7 सेंटीमीटर से शिफ्ट किया है। तो मान लेते हैं मेरा ओरिजिनली जो सेंटर ऑफ मास था दैट वाज एट 0,0। तो फाइनली जो मेरा सेंटर ऑफ मास हो वो कितना पे आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर से ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है यानी कि 0,1। ठीक है, ये ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है 7 सेंटीमीटर से, तो इसे ऊपर की ओर मान लिया मैंने डी से मूव किया होगा। ठीक है, बस इसके बाद अब इक्वेशंस लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहला सिनेरियो में इनिशियली मान लिया ये डिस्टेंस जो है दिस इज़ r1 एंड दिस इज़ r2। r1 r2 से अच्छा y1 y2 मान लेते हैं। दिस इज़ y1, दिस इज़ y2। तो m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू माइनस y2 अपॉन m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से मेरा m1 y1 विल बी इक्वल टू m2 y2 आ गया। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे ही मैंने अपने ब्लॉक को ऊपर की ओर मूव किया है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m1 का, m1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस 7 प्लस m2 का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, m2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस y2 और इसको ऊपर d से मूव किया है अपॉन m1 प्लस m2 और फाइनली जो सेंटर ऑफ मास आया है दैट इज़ 1 YCM। मैं यहाँ YCM के लिए कर रहा हूँ, XCM के लिए नहीं कर रहा है क्योंकि वर्टिकल लाइन के अबाउट मोशन है तो पूरा सिस्टम जो है वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो XCM में कोई भी फ़र्क आएगा नहीं और उसका ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। m1 y1 प्लस 7m1 माइनस m2 y2 प्लस m2d इक्वल्स टू m1 प्लस m2। और यहाँ से m1 y1 इक्वल्स टू m2 y2 है यानी कि m1 y1 और m2 y2 विल गेट कैंसल्ड आउट। और यहाँ से मुझे d का वैल्यू पता करना है तो d क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 माइनस 7m1 अपॉन m2 यानी कि यहाँ से आ गया ये m2 माइनस 6m1 अपॉन m2। अब वैल्यूज़ रख दीजिए m1 और m2 के, तो m1 है मेरा 10 और m2 है व्हाट इज़ m2 इज़ 30 यानी कि 30 माइनस 60 अपॉन 30। तो यहाँ से ये आ गया -1 सेंटीमीटर्स क्योंकि हमने 7 जो है वो 7 सेंटीमीटर्स लिया था, सारा यूनिट सेंटीमीटर्स में है यानी कि डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा मुझे 1 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल। तो देखिए इसमें एक डायग्राम दिया है, वो मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक ऐसा कुछ सेटअप है, ये पूरा हॉल है जिसमें ग्रेविटी है नहीं।
ग्रेविटी फ्री। और यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसे खुद से ट्राई करो और उसके बाद वीडियो देखना, ठीक है। तो आई होप आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा अब तक। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल इन विच अ ट्रे ऑफ मास m कैरी अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास m and edge length L rests at the middle. If the ice melts, by what distance does the center of mass of tray plus ice system descends? तो इसमें एक नोट करने वाली चीज़ क्या है कि दिस इज़ ग्रेविटी फ्री हॉल। ये जो हॉल है ग्रेविटी फ्री है, तो इससे क्या होगा कि जो भी मेरा आइस मेल्ट होगा ना, वो वाटर जो बनेगा वो सेम यहीं पे रह जाएगा, कहीं मूव ही नहीं करेगा सिस्टम। तो सिस्टम पे मेरा ग्रेविटी नहीं लग रहा है, सिस्टम पे मेरा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो लग रहा है। तो जब सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रखता है, तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है विल रिमेन अनचेंज्ड। सिस्टम्स सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज्ड। तो आंसर क्या होगा, कितना से डिसेंड हुआ है, तो दिस विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए पहले। वो क्या चीज़ है कि देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 11 बोल क्या रहा है कि एक ऐसा कुछ एक डिस्क टाइप मान लीजिए, आधा डिस्क, हाफ सेमी सर्कुलर डिस्क है, जिसका इनर रेडियस गिवन है R1 और आउटर रेडियस गिवन है R2। ठीक है, तो मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता करना है कहाँ होगा। तो एक चीज़ तो पहले आप ध्यान से देख लो, यहाँ पे मैं ओरिजिन ले रहा हूँ और कुछ ऐसा सिस्टम XY। तो ये पूरा सिस्टम जो है Y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो जो सेंटर ऑफ मास का X कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, Y एक्सिस पे मेरा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट या रिज़ल्ट, अब जो भी बोलो, जो एक रिंग होता है, मान लिया एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, दिस इज़ X एक्सिस एंड दिस इज़ Y एक्सिस। तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है दिस इज़ Y एक्सिस पे, और ये होता है 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पे होता है ये, ठीक है, जहाँ r जो है रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल है, यानी कि जो YCOM है दैट इज़ 2r अपॉन पाई। यू मस्ट नो दिस एंड आई सजेस्ट कि आप ये रिज़ल्ट को याद रखना, ठीक है। और इसके बाद एक डिस्क का भी क्वेश्चन आएगा, उसके भी रिज़ल्ट को आप याद ही रखना। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं हम। तो मेरे पास कुछ ऐसा केस दिया है, X एंड Y, ठीक है। तो मैं एक R डिस्टेंस पे एक dr एलिमेंट का, R नहीं, चलिए Y ले लेते हैं, X और Y में है ना, क्योंकि कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैंने एक Y डिस्टेंस पे एक छोटा सा रिंग लिया है जिसका थिकनेस इज़ dy। R डिस्टेंस भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल चेंज का बस बात है। R पे आप dr ले लो, फिर भी सेम ही रिज़ल्ट आएगा। चलिए मैं R से ही कर देता हूँ, क्योंकि मैंने R से किया था, तो आप बोलोगे कि
क्यों आर से क्यों नहीं हो सकता, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, आर डिस्टेंस पे एक डी आर थिकनेस का रिंग ले लिया है। अब एक्स सी ओ एम का जो इंटीग्रल फार्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज़ इंटीग्रेशन डी एम इंटू एक्स सी ओ एम। ये एक्स सी ओ एम क्या है, जो इंटीग्रल एलिमेंटल जो मेरा मास है ना, उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है ये एक्स, अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। तो डी एम क्या होगा, डी एम इज़ एरिया डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द रिंग। लैम्डा कुछ नहीं है, लैम्डा मेरा मास अपॉन एरिया, एक पैरामीटर ले लिया क्योंकि यूनिफॉर्म मास को, यूनिफॉर्म प्लेट है, यूनिफॉर्म प्लेट यानी कि मास जो है यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो लैम्डा इंटू ये एलिमेंटल रिस्क का जो एरिया होता है डैट इज़ 2πr dr। ठीक है, बस यहाँ पे अब वैल्यूज़ पुट करें। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन लैम्डा 2πr dr इंटू एक्स सी ओ एम क्या होगा, एक्स सी ओ एम, सॉरी नॉट एक्स, मैं वाई निकाल रहा हूँ ना, वाई क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक्स सी ओ एम तो ज़ीरो ही होगा, मुझे चाहिए वाई सी ओ एम। तो वाई सी ओ एम क्या आएगा, वाई सी ओ एम यहाँ से देखिए, दिस इज़ 2r अपॉन पाई इस एलिमेंटल सर्कल का, अपॉन इंटीग्रेशन डी एम 2πr dr। इसे अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम, तो वाई सी ओ एम आ जाएगा यहाँ से, दिस 2π एंड 2π विल बी कैंसल्ड आउट, और यहाँ से इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे हम, तो आ जाएगा ये 2 टाइम्स आर स्क्वायर डी आर अपॉन पाई आर डी आर। और आर मेरा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, R1 से R2 तक, R1 से R2 तक। तो यहाँ से जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 2/पाई इंटू ऊपर में आ जाएगा मेरा r³ अपॉन 3, और लिमिट्स रखने पे r2³ माइनस r1³ अपॉन 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ r आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा r2² माइनस r1² अपॉन 2। और इसे फर्दर जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ से वाई सी ओ एम विल बी इक्वल टू 4/3π, और r2³ माइनस r1³ को हम लिख सकते हैं r2 माइनस r1 इंटू r2² प्लस r1 r2 प्लस r1², और नीचे में r2² माइनस r1² को लिख सकते हैं r2 प्लस r1 इंटू r2 माइनस r1, और यहाँ से r2 माइनस r1 विल बी कैंसल्ड आउट, एंड वाई सी एम का वैल्यू आ जाएगा 4/3π, यहाँ पे r2² प्लस r1 r2 प्लस r1², दिस r2 प्लस r1, दैट्स इट। और देखिए यहाँ से एक फर्दर एक एक्सटेंशन देख लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास एक टोटल एक सेमी सर्कुलर डिस्क होता, तो इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। और ये रिज़ल्ट को आप याद रखना, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस केस पे मेरा क्या होगा, तो बस आप जो ये फॉर्मूला है इसमें r1 = 0 पुट कर दो, तो आपको मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, 4
अपॉन 3 पाई इंटू आर YCOM। ये आपको इस केस के लिए मिल गया। ठीक है, R1 को आप 0 डाल के देख लो, बस यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमेशा मतलब ऑलमोस्ट 99% बच्चे इसमें हमेशा ये गलती करते ही करते हैं, और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप ये क्वेश्चन एक बार खुद से बना करके देखो। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक बोट है और 2 आदमी है, एक वर्मा जी है और एक शर्मा जी। नहीं, वर्मा जी और माथुर जी है, चलिए शर्मा जी नहीं है यहाँ पे, आगे कभी आ सकते हैं। और वर्मा जी का मास है 50 kg और माथुर जी का 60 kgs। और ये बोट का लेंथ है टोटल 4 मीटर्स और मास गिवन है 40 kgs। और फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, पूरा पूरी बढ़िया चल रहा है सब। ठीक है, अब बोला गया क्या कि ये वर्मा जी और शर्मा जी दोनों सेंटर पे आ गए, दोनों हमारे सेंटर पे आ गए। तो ये बताना है कि जो बोट है, बोट इस पूरे प्रोसेस में कितना मूव करेगा। ठीक है, तो देखिए लोग इसमें क्या करते हैं ना, इसमें गलती कि क्या करेंगे लोग कि इसमें R1 मान लिया ये क्या बोलते हैं, बोट कुछ d डिस्टेंस मूव कर गया, तो इसमें M1 x1 प्लस D1 प्लस M2 x2 प्लस D2 प्लस M3 x3 प्लस D3 इक्वल्स टू ओरिजिनल वाला जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट था, दैट इज़ M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, जहाँ पे D1 क्या होगा, D1 जो है दोनों 2-2 मीटर चले होंगे, मिड पे आ रहे हैं, तो दोनों को D1 D2 को 2-2 मीटर रख दिया और D3 निकाल लिया यहाँ से। तो ये गलत अप्रोच है, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। मैं आपको दिखाऊंगा अब सही क्या है। इसमें ऑलमोस्ट आप देख लेना, मैक्सिमम लोग इसे गलत सॉल्व करते हैं। इवन टीचर्स भी इसका बहुत सारे गलत सॉल्यूशन दे चुके हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे अपना एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेता हूँ, x और y, और इस पॉइंट पे ओरिजिन को मान लिया। तो जब दोनों सेंटर पे आ जाएंगे तो मान लिया मेरा फिर जो बोट है वो थोड़ा सा कहीं आगे शिफ्ट हो गया होगा, x एंड y, बोट मान लिया कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा। अगर ये मेरा एजम्पशन गलत होगा तो मेरा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, और दोनों शर्मा जी और वर्मा जी बीच में आ चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ से, ये दिस इज़ यहाँ करेक्ट अप्रोच। करेक्ट अप्रोच में इनिशियली मेरा सेंटर ऑफ मास, चलिए कहीं भी होगा मान लेते हैं। अब मान लिया मेरा वर्मा जी का जो है x1 पे प्लस M2, दिस इज एट x2, ये इनिशियल में लिख रहा हूँ। ठीक है, M3 x3, वेयर x1 x2 x3 आर दी सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 बॉडीज, दैट इज़ वर्मा जी, माथुर जी एंड द बोट। तो यहाँ से दिस अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 करेंगे तो मुझे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। अब देखिए, जब ये दोनों पर्सन सेंटर पे मूव करेंगे, मेरा पूरे सिस्टम पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो दोनों सिस्टम के अंदर में जो कुछ भी हो रहा है उसको मतलब नहीं है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास रहेगा बॉडी का वो सेम जगह पे रहेगा। तो यानी कि इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास है वो फाइनली भी सेम रहेगा। तो फाइनली मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लग जाएगा, M1 इंटू x1। मेरे जो वर्मा जी है वो 2 मीटर आगे की ओर चले हैं, यानी कि x1
जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास था प्लस 2 मीटर आगे की ओर शिफ्ट हो गया, और प्लस बोर्ड भी तो मेरा कुछ डिस्टेंस मूव हुआ है। बोर्ड मेरा कितना मूव हुआ है, मान लिया d, तो प्लस d भी आएगा। ये पॉइंट लोग मिस कर देते हैं यहाँ पे। प्लस m2 में देखिए मेरे जो माथुर जी है ये पीछे की ओर आए 2 मीटर, यानी कि x2 और सेंटर ऑफ मास भी 2 मीटर बाद में पीछे की ओर आ गया, लेकिन बोर्ड तो आगे की ओर गया है कुछ ना कुछ, प्लस d। ठीक है, प्लस बोर्ड में भाई सिर्फ बोर्ड सिर्फ आगे गया है d, बस और कोई चेंजेस नहीं है। प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3, बस आपके पास ये आ गई, m1 m2 m3 m1 m3 विल बी कैंसल्ड आउट। और इसे आप आगे सॉल्व करोगे, जब सारे वैल्यूज़ रखोगे तो ये कुछ कितना आ जाएगा, दिस विल बी m1 कितना है, m1 इज़ 50 इंटू, पहले देखिए इसमें से m1 x1 विल कैंसल्ड आउट, m2 x2 भी कैंसल आउट, और m3 एक्चुअली ये d नहीं, सॉरी x3 प्लस d, m3 x3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास बचा क्या यहाँ से, 2m1 प्लस dm1 माइनस 2m2 प्लस dm2 प्लस dm3 इक्वल टू 0, और सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, m1 इज़ 50, m2 इज़ 60 एंड m3 इज़ 40। ठीक है, तो 100 प्लस, सॉरी नॉट 100, हाँ ठीक है 50 आगे की ओर चल रहा है ये, और ये पीछे की ओर तो माइनस आ रहा है। ठीक है, 100 प्लस 50d माइनस 120 प्लस 60d प्लस 40d इक्वल टू 0, और यहाँ से टोटल 150d इज़ इक्वल टू 20, और d यहाँ से आ गया 0.133 मीटर्स और 13.33 सेंटीमीटर्स, एंड दिस इज़ द आंसर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में एक डायग्राम है, वो डायग्राम मैं पहले बना देता हूँ, और 13 भी सेम टाइप का प्रॉब्लम है जो अभी हमने किया था, बोट वाला क्वेश्चन सेम तरह का ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर आप वो बोट वाला समझ गए हैं तो इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके एक बार खुद से आप लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन, ये डायग्राम बना दिया मैंने, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। और चलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा, और अब मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, ये मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया कि एक काट है, ये काट जिसका मास कैपिटल M है, और ये एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट में जो है ना, एक्स कोऑर्डिनेट में नो एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट में मेरा क्या लग रहा है, वाई डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स ग्राउंड लगाएगा सिस्टम पे एक एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि वाई का चेंज हो सकता है। आगे देखते हैं। अब बोला है कि ये पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है ना, ये टूट गया, और ये जो बॉब है ये नीचे गिरता है, और फिर बहुत बार कूदने के बाद ये इधर एक स्लॉट में आके रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, फाइनली यहाँ पे आ गया। तो मुझे पता करना है कि ये जो काट है, ये काट कितना डिस्टेंस मूव किया होगा।
ठीक है। और मुझे एक चीज़ और दे दिया है क्या, कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है स्ट्रिंग और इसके बीच में, दैट इज़ कैपिटल एल। चलिए, तो इनिशियली जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, दैट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2, और फिर से x कोऑर्डिनेट जो फाइनली हो जाएगा दैट विल बी m1 x1। बॉल का मास मैंने m1 लिया है और इसको मैंने m2 लिया है, x1 प्लस ये l आगे की तरफ चला गया, और मान लिया मैंने कि ये जो पूरा काट है, पूरा काट पीछे की ओर कुछ d डिस्टेंस गया है। ठीक है, तो जब काट जाएगा पीछे की ओर तो साथ साथ बॉल भी तो पीछे की ओर जाएगा, माइनस l दिस अपॉन m1 प्लस m2 भी है। ठीक है, प्लस काट में क्या होगा फिर m2 x2 माइनस डी अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर देंगे हम, और दोनों को इक्वेट करने के बाद देखिए क्या मिलता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 x1 प्लस l माइनस डी प्लस m2 x2 माइनस डी अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 m1 m2 इज़ कैंसल्ड आउट, और m1 x1 से m1 x1 कैंसिल आउट हो गया, m2 x2 से m2 x2 कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास बचा क्या बचा, मेरे पास m1l माइनस m1d प्लस नहीं माइनस m2d इज़ इक्वल्स टू 0, और यहाँ से d मेरा आ गया m1l अपॉन m1 प्लस m2, जो कि स्मॉल ml अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल mn। दिस इज़ द आंसर। और इसमें जो खास याद रखने वाली बात ये थी कि L तो आगे गया मेरा ब्लॉक, लेकिन साथ साथ काट मेरे पीछे की ओर जब आएगा तो साथ साथ जो बॉब है वो भी पीछे की ओर आएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो बॉब का है दैट वो L माइनस डी से चेंज होगा, ना कि L से। बस अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आगे तो बस सिर्फ सिंपल एक्सप्रेशन था। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे